हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट बीकॉम 5th सेम यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइस, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करके ये देखा है कि बार बार कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वही आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। बेसिकली आज यूनिट 1 के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो हम कवर करेंगे। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँगी कि जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ वो कितने मार्क्स के लिए, यानी कि लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है या शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूनिट 2 की भी वीडियो आएगी, उसके लिए इस वीडियो की लाइकिंग को 150 प्लस कर दो। इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो एंड कमेंट में लिख दो कि आपको यूनिट 2 की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपकी जो वीडियो है यूनिट 2 की वो भी अपलोड कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है फर्स्ट चैप्टर में से, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। कौन कौन से उसके फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं। तो इस प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट का बेसिकली क्या मतलब है कि इसमें आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड ऑपरेशन का आ जाता है। मतलब मान लो मेरा कोई प्रोडक्शन यूनिट है, मैं कार मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, तो मैंने नंबर ऑफ ना सीक्वेंस बना लिया कि सबसे पहले जो मेरी कार है उसके अंदर पहले इंजन लगेगा। ठीक है, उसके बाद स्टीयरिंग फिट होगा, फिर लाइट्स लगेंगी। ठीक है, फिर हैंडल्स लगेंगे एंड उसके बाद सारी कार को पूरा बनाया जाएगा। उसके बाद पेंट जॉब होगा। ठीक है, तो मतलब मैंने क्या किया, एक प्लान बना लिया कि नंबर ऑफ मैंने सीक्वेंस बना लिया कि सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ठीक है, मैंने प्लान कर लिया। अब वो चीज़ें उसको मैंने ऑर्गेनाइज करना है कि ये पर्सन ये काम करेगा, सारी चीज़ें मैंने कर लेनी है। मतलब प्रोडक्शन के अंदर या फिर जो भी प्रोडक्शन यूनिट में हमारे जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं, जो भी वर्क चल रहे हैं, वो एज़ पर द प्लान काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें हमने ये भी देखना है जो हम रॉ मटेरियल वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें ताकि वेस्टेज कम हो एंड एकदम हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी मिले। ठीक है, तो इसका बेसिकली क्या फोकस क्या रहता है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का। इसका मेन फोकस रहता है कि इनपुट्स को, जैसे मटेरियल, लेबर, कैपिटल को हम आउटपुट्स में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मेन गोल क्या होता है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट में कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है, किसी भी इनपुट को हम आउटपुट में बना रहे हैं उसके हम एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, क्वालिटी एकदम अच्छी है एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें मिले, क्योंकि अगर हमें कॉस्ट मिनिमम रहेगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। क्या क्या फंक्शंस हैं, की फंक्शंस हैं। पहला है प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इस फंक्शन में बेसिकली हमने क्या करना है, इसमें हमने प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करनी है ताकि कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग, कस्टमर की प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हम मैन्युफैक्चर करें। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, इंजीनियर्स जो हैं वो सारा डिज़ाइन को बनाएंगे, प्रोडक्शन टीम एक प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्रिएट करेगी, उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्शन करनी है। नेक्स्ट है प्लानिंग। इसमें दो तरीके की प्लानिंग आती है। पहला है आपका प्रोडक्शन प्लानिंग, दूसरी है मटेरियल प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब क्या है, इसमें आप डिटरमाइन करोगे कि कौन किस टाइप का आप प्रोडक्ट बनाओगे, क्या क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, क्या प्रोडक्शन शेड्यूल रहेगा। मतलब मान लो सुबह 8 बजे से आपका प्रोडक्शन यूनिट खुल जाता है, 8 से 9 बजे तक हम इंजन फिट करेंगे, 9 से 10 बजे तक आप हैंडल्स फिट करोगे। ठीक है, उसके बाद 10 से 11 बजे तक पेंट जॉब होगा। मतलब आपने एक सीक्वेंस बना लेना है एंड रिसोर्सेज को उस अकॉर्डिंग अलोकेट कर देना है कि इतने लेबर्स ये काम करेंगे, इतने इक्विपमेंट्स का ये काम करेंगे। ठीक है, सारी प्लानिंग कर लेनी है। मटीरियल प्लानिंग में क्या होगा कि कौन सा रॉ मटीरियल आपने यूज़ करना है, क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, मटीरियल कहाँ से लेना है। ठीक है, किस क्वालिटी का मटेरियल लेना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल मंगवा के रख लोगे, एक तो आपकी वेस्टेज होगी और कॉस्ट भी आपकी ज़्यादा लगेगी। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में आप क्या करोगे, एक टाइम लिमिट आपने बना दी कि ये प्रोडक्शन एक्टिविटी पहले होगी फिर दूसरी होगी। जैसे मैंने अभी आपको शुरू में कार का एग्जांपल दिया था ना कि कार मैन्युफैक्चर हो रही है, पहले इंजन लगेगा, फिर हैंडल्स लग रहे हैं, फिर स्टीयरिंग लग रहा है। ठीक है, फिर सारा गियर का सिस्टम लग रहा है, उसके बाद सारे हैंडल्स लगने के बाद मिरर्स लग रहे हैं, फिर पेंट जॉब हो रहा है एंड में। ठीक है, इस तरीके से। प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल का बेसिकली क्या मतलब है, जो हमने प्लानिंग बनाई है ना, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा सारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे एंड कंट्रोल करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस को, जिससे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारी क्वालिटी कंट्रोल में है या नहीं है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा असेंशियल है स्मूथ प्रोडक्शन ऑपरेशन के लिए। इसमें आपका आ जाता है कि कितने राइट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल आपको चाहिए। मान लो आपको रॉ मटेरियल की क्वांटिटी ना 1000 चाहिए थी, आपने मंगवा ली 2000। ज़रूरत कितनी थी, 1000 की, बट आपने 2000 मंगवा ली। अब जो 1000 का डिफरेंस आ रहा है वो आपका वेस्ट जाएगा, आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, जब ज़रूरत होगी तब आप मंगवाओगे। तो आपको ये भी देखना है वर्क इन प्रोग्रेस आइटम्स कितनी है, फिनिश गुड्स कितने बनेंगे। ठीक है, ओवर स्टॉकिंग नहीं आपको करनी है, एकदम पूरा स्टॉक में रहे, आइडियल स्टॉक होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल अश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल अश्योरेंस में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो ना प्रोडक्शन यूनिट में, वो एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड या स्पेसिफिकेशन के अंडर ही रहे, जिसमें आप उस प्रोडक्ट की
टेस्टिंग करोगे, इंस्पेक्शन करोगे एंड कंटिन्यूस उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, ताकि जो भी डिफेक्ट्स है ना उससे आप क्या कर पाओ, एलिमिनेट कर पाओ। नेक्स्ट है मेंटेनेंस। ये जो फंक्शन है ये बेसिकली गाइस फोकस करता है जिसमें आप मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स को क्या कर सको, मेंटेन कर सको अच्छी तरीके से, जिससे आप उनको अच्छे से ऑपरेट कर सको। नेक्स्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, ये आपका चैप्टर भी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 का। ये आने वाली हम नेक्स्ट वीडियो में ये यूनिट 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे, उसमें मैं ये भी क्वेश्चन जरूर से ऐड करूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक बनता है, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, यहाँ पे ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने बना दी है ना उसका फ्लो करते हैं। मान लो मेरी प्रोडक्शन यूनिट में कार बन रही थी, ठीक है, वही कार का एग्जांपल लेके चलते हैं। कार बन के एकदम रेडी हो चुकी है। अब किस तरीके से उस कार को, या मान लो बिस्किट्स बन रहे हैं, बिस्किट्स को किस तरीके से मैंने कस्टमर्स तक पहुंचाना है, थ्रू रिटेलर, थ्रू होलसेलर, ठीक है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सारा लॉजिस्टिक एंड रॉ मटेरियल को किस तरीके से उनकी सोर्सिंग करनी है, सप्लायर्स के साथ कोऑर्डिनेट बना के रखना है ताकि राइट रिसोर्सेज को हम अवेलेबल करा पाए राइट टाइम पे। नेक्स्ट है कैपेसिटी मैनेजमेंट। अब हम प्रोडक्शन यूनिट लगा रहे हैं, मान लो मैंने मशीन्स लगाई हैं एम्ब्रॉयडरी वाली, ठीक है, कढ़ाई वाली मैंने मशीन्स लगाई हैं, ठीक है। अब मान लो वो एक समय पे 50 कपड़ों पे कढ़ाई करता है, ठीक है। अब जो वो मशीन है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मुझे काम करना है। अगर मान लो डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है उस प्रोडक्ट की, तो मुझे कैपेसिटी किस तरीके से इंक्रीज़ करनी है, क्या उसके सारे प्रोविजंस रहेंगे, क्या प्लान्स रहेंगे, वो भी सारा कैपेसिटी मैनेजमेंट में आ जाएगा। कितनी मुझे मशीन चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, ठीक है, एकदम अगर डिमांड फ्लक्चुएट होगी तो किस तरीके से मैं क्या करूँगा, जो सारा रॉ मटेरियल किस तरीके से इसको इंक्रीज़ करेंगे, सारा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे होगा, ये सारा कैपेसिटी मैनेजमेंट में आता है। नेक्स्ट है कॉस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन। अब गाइस प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल जो मैनेजमेंट है ना, इसमें आपका कंट्रोलिंग एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट आ जाता है। प्रोडक्शन में किस तरीके से आप कॉस्ट को रिड्यूस करोगे ताकि आप प्रोडक्शन ईजिली कर पाओ, जिसमें लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, ओवरहेड एंड वेस्ट चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है वर्कफोर्स मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट, वर्कफोर्स मैनेजमेंट में कितने लोग, कितने वर्कर्स आपके जो प्रोडक्शन यूनिट में काम करने चाहिए, ठीक है, कितने आपको नीड है, क्या उनकी स्किल रहेगी, क्या उनकी क्वालिफिकेशन रहेगी, जिसमें आप वर्कफोर्स मैनेजमेंट में स्टाफिंग आ जाएगी। अगर मान लो कोई ऐसा वर्कर है जो भी वर्क कर रहा है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, मान लो न्यू मशीनरी आ गई, उसको किस तरीके से ऑपरेट करना है उस मशीनरी को, उसकी आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, अपने जो वर्कर्स हैं उसे मोटिवेट करोगे, ठीक है, इंसेंटिव्स दे के या फिर कोई उनकी प्रमोशन करके उनको किस तरीके से मोटिवेट करना है ताकि उनकी परफॉर्मेंस एकदम अच्छी आए, जिससे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट राइट टाइम बन पाए। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या, ये इंश्योर करता है कि आपके जो मटेरियल हैं या कंपोनेंट या फिर फिनिश गुड हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो बन रहे हैं वो कस्टमर तक स्मूथली पहुंच पाएँ। इसमें वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, टाइमली डिलीवरी, ये इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए स्ट्रेटजीज बनाती हैं। इसमें वो करंट पोजीशन जो है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उसके बाद स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। स्वॉट एनालिसिस का क्या मतलब है, एस का मतलब है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब है वीकनेस, ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटीज़ एंड टी का मतलब है थ्रेट्स। अब मान लो मैंने क्लोथिंग ब्रांड बनाना, सबसे पहले मैं स्वॉट एनालिसिस करूँगी। स्वॉट एनालिसिस में देखूंगी कि अगर मान लो मैं क्लोथिंग अपना बिजनेस बनाती हूँ, क्लोथिंग में अपना बिजनेस बना रही हूँ, तो उस केस में क्या क्या स्ट्रेंथ हो सकती है मेरी, क्या क्या, उसके बाद देखूंगी अगर क्लोथिंग बिजनेस की क्या वीकनेस है, उसके बाद मैं देखूंगी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एंड क्या क्या थ्रेट्स मिलेंगी। इन चारों का मैं अपने पास इन्फॉर्मेशन रखूंगी, उसी के अकॉर्डिंग प्लान्स वगैरह हर चीज़ बनाऊंगी, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज बनाऊंगी ताकि जो फ्यूचर एक्शन है ना वो मैं ईजिली अच्छे तरीके से कर पाऊँ। नेक्स्ट है नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। पहला है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है ना ये फ्यूचर पे फोकस करता है एंड ये लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, ये बेसिकली 3, 5, 10 ईयर्स तक होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंसिव होलिस्टिक। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो कवर करता है, जिसमें ऑपरेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड। जो प्रोसेस है इसमें हम क्या करेंगे, और बेसिकली क्या करेंगे गाइज, इसमें हम गोल सेट करेंगे कि हमारा गोल क्या है, क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, क्या सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, क्या कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का मेन गोल है। हमें एक गोल बनाना है कि क्या हम अपना मार्केट का जो शेयर है वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है डायनेमिक अडेप्टिव। डायनेमिक अडेप्टिव में बेसिकली क्या है, जब हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म डायरेक्शन में, तो ये फ्लेक्सिबल होने चाहिए। मान लो अगर जो
मार्केट के फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, उस अकॉर्डिंग मैं अपने ना स्ट्रेटजी को ईजिली चेंज कर सकूँ, एकदम फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है इन्वॉल्व टॉप लेवल मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू या एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू की जाती है, क्योंकि इसमें हाई लेवल विजन एंड डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है। इसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करते हैं, जिससे कॉम्प्रिहेंसिव एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी बनाई जा सके। नेक्स्ट है फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग का क्या मतलब है? ये फ्यूचर चैलेंजेस, ये फ्यूचर पे बेस्ड होती है, जिसमें हम फ्यूचर चैलेंजेस एंड फ्यूचर के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको देखते हैं। इसमें हम इन्वायरमेंटल स्कैन करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं, पूरी फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक है। बिजनेस की पूरी फोरकास्टिंग की जाती है, कितनी डिमांड होगी, कितनी हमारी सेल्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्शन ओरिएंटेड। अब स्ट्रैटेजी बना के आपने नोटबुक पे लिख लिया या किसी जगह पे लिख लिया, इट्स नॉट इनफ। इसमें एक्शन आपको चाहिए होता है। आपने जब प्लान वगैरह बना लिया, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने जो आपने ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं टाइमली आपको वर्क करना है। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। अब जो की कॉन्सेप्ट है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में वो ये है, जो भी पोटेंशियल रिस्क है या अनसर्टिनिटीज़ है ना, उसको आपने, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव हमने बनाए हैं, जो भी रिस्क अनसर्टेनिटी वो तो अफेक्ट करेंगे। अब अगर आप पोटेंशियल रिस्क जो है कंपनी, जो भी पोटेंशियल रिस्क कंपनी को हो सकते हैं, अगर उसको लेके आप क्या करोगे, सारे प्लान्स वगैरह बनाओगे, तो उससे होगा क्या, बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इसमें चेंजेस वगैरह इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है, जिससे वो रिसोर्स को इफेक्टिवली एंड बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर पाए, अलोकेट कर पाए, जिसमें फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ना एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं है कि आपने आज 5 साल की स्ट्रेटेजी बना ली, उसके बाद आप नहीं बनाओगे। हो सकता है 1 साल के बाद डिमांड एंड जो कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज है, डिमांड जो है कस्टमर की वो चेंज हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अगले साल फिर से एक न्यू स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। मतलब ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं है कि एक बार बना ली तो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बेसिकली क्या है, अगर आप बहुत अच्छी एक वेल फॉर्मुलेटेड स्ट्रैटेजी बनाओगे, प्लान बनाओगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा मार्केट में, ठीक है, जिससे वो एक न्यू इनोवेशन ला सकती है, कॉस्ट में लीडरशिप कर सकती है, डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफर कर सकती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 मार्क्स के लिए आ जाता है। क्या क्या स्टेप्स है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के? पहला है मिशन एंड विजन डेफिनेशन। सबसे पहला, अगर मान लो आप घर से निकल रहे हो, आपको पता ही नहीं आपने कहाँ जाना है, तो कहाँ जाओगे, है ना। जैसे आप घर से निकल रहे हो, आपको पता है मुझे कॉलेज एग्जाम देने जाना है, तो आपके पास एक गोल है कि हाँ मुझे घर से निकलना है, इस रास्ते से जाना है एंड मैं अपने गोल तक पहुँच जाऊँगा। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, एक विजन बनाना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन का क्या मिशन है, क्या ऑर्गेनाइजेशन चाहती है फ्यूचर में, एक स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग बनानी है। उसके बाद एनवायरनमेंट का आपको एनालाइज करना है, जिसमें मैंने आपको स्वॉट एनालिसिस बताया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट का देखना है। उसके बाद आपको सब चीज़ों को देख के एक गोल बनाना है, एक स्मार्ट गोल बनाना है, जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वो रेलेवेंट एंड अचीवेबल हो। नेक्स्ट है, उसके बाद आपको क्या करना है, सारी चीज़ें देख ली, गोल भी आपके पास आ गया, अब आपने एक स्ट्रैटेजी बनानी है, जिसमें आप सारी वीकनेस भी देखोगे, क्या स्ट्रेंथ होगी आपके लिए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अब सब कुछ आपने बना लिया, सब कुछ प्लान वगैरह आपने कागज़ पे लिख के रख लिया, अब उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। उसके अकॉर्डिंग आपने रिसोर्सेज को अलोकेट करना है, स्ट्रैटेजीज जो आपने बनाई हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको लोगों को, जो भी आपके वर्कर्स हैं उनको रोल देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ देनी है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। इसमें आप क्या करोगे, बेसिकली देखोगे जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है वो एज पर द प्लान चल रही है या नहीं चल रही। अगर नहीं चल रही तो कौन कौन से आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि जो स्ट्रैटेजीज हैं ये उसके अकॉर्डिंग चल पाए। नेक्स्ट एक्सप्लेन वेरियस क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। ऑल्सो एक्सप्लेन द क्राइटेरिया टू सिलेक्ट सुटेबल मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग क्या है? तो क्वालिटेटिव जो फोरकास्टिंग मेथड्स हैं ये एक सब्जेक्टिव जजमेंट है, जिसमें आपको बेसिकली क्या है, एक्सपीरियंस पे ये बेस्ड होती हैं, हिस्टोरिकल डाटा में नहीं होती। ये जो मेथड्स है ये पर्टिकुलरली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मतलब इसमें हिस्टोरिकल डाटा बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। जब ये फोरकास्टिंग की जाती है तो न्यू और सर्टेन मार्केट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें की जाती हैं। मेन कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं? पहला है एक्सपर्ट ओपिनियन, जिसे डेल्फी मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स को बिठा लिया जाता है, जैसे हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना, वैसे बिठा लिया जाता है और उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। कि मान लो आने वाले समय में किस तरीके की डिमांड होगी, मान लो सभी ने अपने ना एक नोटबुक ली और वहाँ पे एक्सपर्ट्स ने लिख दिया। उसके बाद उन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन छांट लिए जाते हैं, या क्वेश्चन उनको कहा जाता है कि आप ना कोई ऐसे क्वेश्चन बताओ जो डिमांड फोरकास्टिंग में हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। वो लिख देते हैं। मल्टीपल राउंड्स होते हैं, डिफरेंट जो है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग डिमांड फोरकास्टिंग की जाती है, ठीक है। ये किस केस के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है? ये कोई न्यू प्रोडक्ट अब लॉन्च कर रहे हो, मान लो 10 मैंने एक्सपर्ट बिठा लिए, मैंने ये कहा कि मान लो आने वाले 10 सालों में एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे,
सभी अपने अकॉर्डिंग अपने व्यू पॉइंट्स लिखेंगे एंड उनमें से हम कोई व्यू पॉइंट्स देख लेंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग सभी से क्वेश्चन करते जाएंगे। इसमें मल्टीपल राउंड्स होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक बिजनेस को, जिससे वो एक न्यू प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी में इनोवेशन कर पाए। नेक्स्ट है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में क्या होगा, हम सर्वे करवाएंगे, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल से हम सर्वे करेंगे, कस्टमर से पूछा जाएंगे उनकी प्रेफरेंसेस, उनके बिहेवियर, उनकी एक्सपेक्टेशन को समझा जाएगा ताकि हम फ्यूचर की डिमांड को प्रिडिक्ट कर सकें, ठीक है। ये किस केस में बेस्ट रहेगा, जब आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है पैनल कॉन्सेस। इसका बेसिकली क्या मतलब है, ये गाइस बेसिकली सिमिलर है डेल्फी मॉडल के साथ, क्योंकि ये इस मेथड में आप क्या करोगे, एक्सपर्ट जो है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट से बेसिकली क्या किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, जिसमें सेल्स पर्सन एंड मैनेजर्स भी होंगे जिससे आप क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग आप फ्यूचर की डिमांड को करोगे। बट इसमें ग्रुप डिस्कशन में आप क्या करोगे, जो भी आपके पास क्वेश्चन या जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ या कह सकते हो जो भी एक्सपर्ट ने अपने कह सकते हो ओपिनियंस लिखे हैं ना, उसको आप डिस्कस करोगे, उसको एनालाइज करोगे एंड उसको एडजस्ट करके आप फोरकास्ट करोगे। ये कब आपके लिए यूज़फुल रहेगा ये मेथड, अगर एक्सपर्ट्स जो हैं उनको रेलेवेंट एक्सपीरियंस है बट आपके पास क्वांटिटेटिव डाटा नहीं है, मतलब हिस्टोरिकल डाटा आपके पास नहीं है। आपके पास जो एक्सपर्ट है ना उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, कोई सेल पर्सन है, ठीक है, उनसे आप इजीली जो है कंसल्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है सेल फोर्स कंपोजिशन। अब जो सेल पीपल होते हैं, ठीक है, जो सेल्स पर्सन होते हैं, उनको अंदाजा होता है कि फ्यूचर में ना कि कस्टमर हमारे पास आ रहा है, वो ना इस तरीके का प्रोडक्ट मांग रहा है कि हमारे अकॉर्डिंग ना ये वाला प्रोडक्ट फ्यूचर में बहुत चलेगा, तो हम उनके पास जाके ना उनसे कंसर्न ले सकते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े सेल्स पर्सन है, ठीक है, उनके पास जाके हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव जजमेंट। ये जो मेथड है इसमें सीनियर मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव जो है ये फोरकास्ट बनाते हैं अपने एक्सपीरियंस एंड अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बिजनेस इन्वायरमेंट की, ठीक है। ये इनफॉर्मल और स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ठीक है। ये किस केस में बेस्ट रहेगा ये वाला मेथड, अगर मान लो आपको क्विक डिसीजन चाहिए, ठीक है, सीनियर मैनेजर जो क्या है वो मार्केट की कंडीशन को देख के सब कुछ समझ के वो क्या कर सकते हैं, डिमांड की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल एनालॉजी। ये जो अप्रोच है बेसिकली करंट सिचुएशन को पास्ट सिचुएशन के साथ कंपेयर करता है एंड उसी के अकॉर्डिंग जो फ्यूचर डिमांड रहेगी वो बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्राइटेरिया टू सिलेक्ट सुटेबल क्वालिटेटिव मेथड। अब किस मेथड को आपको ना सबसे बेस्ट मानना चाहिए, पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। अगर हिस्टोरिकल डाटा आपके पास नहीं है या अनअवेलेबल है, ठीक है, आप मान लो कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसके बारे में हिस्टोरिकल डाटा तो आपके पास होगा ही नहीं क्योंकि वो प्रोडक्ट कभी लॉन्च ही नहीं हुआ। तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, इसके लिए आपके मेथड जो है एक्सपर्ट ओपिनियन, मार्केट रिसर्च, सेल फोर्स कंपोजिशन यूज होंगे। नेक्स्ट है टाइम होरिजन। अगर आप लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग कर रहे हो तो एक्सपर्ट जजमेंट, मार्केट रिसर्च एंड पैनल कॉन्सेंसस जो है ये मोर रेलिवेंट रहेंगे मेथड। नेक्स्ट है एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस। अगर इंटरनल जो एक्सपर्ट्स हैं उनको एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस है, उनको मार्केट के कंडीशंस के बारे में सब पता है, तो उस केस में जो एग्जीक्यूटिव जजमेंट या सेल फॉर कंपोजिशन है ये मोस्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव कह सकते हो इफेक्टिव जो आपके मेथड्स रहने वाले हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मार्केट। अगर जो मार्केट है वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब रैपिडली कुछ भी चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी एकदम से चेंज हो रही है, फैशन चेंज हो रहा है, तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड जैसे कि मार्केट रिसर्च, एक्सपर्ट जजमेंट, ये आपके लिए क्या होगा, बेटर होंगे। नेक्स्ट है बजट एंड रिसोर्सेज। कुछ ऐसे क्वांटिटेटिव मेथड्स है जैसे कि मार्केट रिसर्च एंड सर्वे जिसमें आपका पैसा भी बहुत लगता है और टाइम भी लगता है, तो इस केस में आप क्या करोगे, सेल फोर्स कंपोजिशन या फिर एग्जीक्यूटिव जजमेंट, ये लेस कॉस्टली और क्या आपके रहेंगे, ईजिली इंप्लीमेंट रहेंगे, ठीक है, ईजिली आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है डिस्कस द वेरियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन लॉन्ग रेंज कैपेसिटी प्लानिंग डिसीजन। लॉन्ग रेंज जो कैपेसिटी प्लानिंग का क्या मतलब है, इसमें आप ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी का मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो कितने, मान लो कितने यूनिट्स की आप कर रहे हो, लॉन्ग रेंज आप कितनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो अपनी प्रोडक्शन की, ठीक है। तो फ्यूचर डिमांड को मीट करने, मान लो मैंने कोई न्यू इंडस्ट्री ओपन की, अब मेरे एक दिन में ना मान लो मेरी इंडस्ट्री में 100 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अब मेरा प्रोडक्ट मैंने लॉन्च कर दिया, कस्टमर्स को ना बहुत बढ़िया लगा, अगले 1 साल के अंदर अंदर ना वही 100 यूनिट्स जो मेरे एक दिन में बन रहे थे ना, अब उसकी जो डिमांड है वो 1000 यूनिट्स होगी। उसके अंदर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मुझे सबसे पहले तो प्लान भी रेडी करना पड़ेगा ना, जब मैंने सबसे पहले इंडस्ट्री खोली थी, तो ये इसमें लॉन्ग रेंज प्लानिंग होती है। इसमें बेसिकली 3 से 5 साल या उससे ज़्यादा तक की जो प्लानिंग होती है ये लॉन्ग रेंज कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर आती है, ठीक है। ये क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम एक ऑर्गेनाइजेशन श्योर करती है कि कितने रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, कितना लेबर, कितनी इक्विपमेंट चाहिए होंगी, ठीक है। तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, पहला है फोरकास्टिंग डिमांड।
पहले मार्केट रिसर्च हम करेंगे, इसमें हम डाटा को गैदर करेंगे, मार्केट ट्रेंड्स को देखेंगे, कस्टमर के बिहेवियर को देखेंगे, जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में कितनी डिमांड रहेगी हमारे प्रोडक्ट की। उसके बाद है सेल्स प्रोजेक्शंस। इसमें हम क्या करेंगे, फ्यूचर की जो सेल्स है उसे उसका एस्टिमेट लगाएंगे हिस्टोरिकल डाटा के अकॉर्डिंग, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है डिमांड पैटर्न। इसमें हम सीजनल एंड साइक्लिक फ्लक्चुएशंस देखेंगे, जैसे गर्मियों में जैसे टी शर्ट्स हो गई, ठीक है, इनकी ज़्यादा डिमांड होती है, और सर्दियों में हमारी जो स्वेट शर्ट्स हो गई, जैकेट्स हो गई, उनकी डिमांड रहती है। तो इस केस में हमें देखना पड़ेगा कि सीजन के चेंज होने से क्या डिमांड में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम सारा डाटा बना लेंगे। नेक्स्ट है असेसिंग करंट कैपेसिटी। पहले कैपेसिटी एनालिसिस। इसमें हम क्या करेंगे, अपनी जो बेसिकली आज की डेट पे, प्रेजेंट डेट पे हमारी क्या कैपेसिटी रहने वाली है, मशीन की क्या कैपेसिटी है, वर्कफोर्स हमारे पास कितनी है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या वो करंट या फिर फ्यूचर डिमांड को पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये देखेंगे। यूटिलाइजेशन रेट में हम देखेंगे कि जो करंट कैपेसिटी है वो कितनी इफेक्टिवली हम यूज़ कर रहे हैं, क्या उस पर ओवरबर्डन रिसोर्सेज का पड़ रहा है या अंडर यूटिलाइज हो रही है। उसके बाद है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। इसमें हम देखेंगे जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको अच्छे तरीके से देखेंगे, जिसमें हम क्वालिटी को देखेंगे, ठीक है, क्वालिटी अच्छी तरीके से बन रही है, करंट कैपेसिटी, अगर हम कैपेसिटी को इंक्रीज कर देंगे क्या क्वालिटी तो नहीं रिड्यूस होगी, ये देखेंगे हम। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई कैपेसिटी गैप। पहला है गैप एनालिसिस। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने डिमांड को फोरकास्ट किया है ना, उसको एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और देखेंगे क्या अगर फ्यूचर में डिमांड बढ़ गई तो क्या शॉर्टफॉल होगा हमारे प्रोडक्ट्स का, या हम ज़्यादा बना सकते हैं। नेक्स्ट है बोटल नेक आइडेंटिफिकेशन। इसमें हम क्या करेंगे, सारे रिसोर्सेज को देखेंगे प्रोडक्शन में, कितनी लिमिट तक वो कैपेसिटी में बना सकते हैं, मतलब कितनी मैक्सिमम लिमिट तक हमारी प्रोडक्शन जा सकती है। नेक्स्ट है सिनेरियो प्लानिंग। इसमें हम देखेंगे एनालाइज वेरियस व्हाट इफ सिनेरियो टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट फैक्टर्स। मतलब इसमें हम देखेंगे अगर मान लो डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा, व्हाट इफ का मतलब है तो क्या होगा, है ना। जैसे अगर डिमांड बढ़ गई तो किस तरीके से, डिमांड अगर बढ़ गई तो किस तरीके से हम अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या उसके रिसोर्सेज रहेंगे, कितनी वर्कफोर्स चाहिए होगी, ये सारा प्लान इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग कैपेसिटी अल्टरनेटिव्स। इसमें हम देखेंगे अगर मान लो हमें अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाना है, 100 यूनिट्स बन रहे थे, एक दिन में 500 यूनिट्स बनाने हैं, तो उसके लिए क्या क्या नीड पड़ेगी, क्या हमें न्यू प्लांट लगाना पड़ेगा या न्यू प्रोडक्शन लाइन जैसे मशीनरी लगानी पड़ेगी। उसके बाद है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में क्या है कि मान लो अगर हमारे पास प्रोडक्ट हम नहीं यहाँ पे बना पा रहे हैं तो हम कह सकते हो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट कहीं से ऑर्डर कर सकते हैं। क्या हमको वो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट लेना ज़्यादा बेटर रहेगा या खुद बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। क्या हम ऐसी मशीनरी लगा लें जिससे जल्दी से जल्दी हमारा प्रोडक्ट बने और ज़्यादा क्वान्टिटी का बने। नेक्स्ट है वर्कफोर्स प्लानिंग। इसमें हम देखेंगे अगर हमें एडिशनल लेबर की नीड पड़ी तो कितने लेबर की नीड होगी, क्या उसके स्किल्स होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है कैपेसिटी प्लानिंग मॉडल। कैपेसिटी प्लानिंग मॉडल में हम देखेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसमें हम एनालाइज करेंगे वेदर जो इंक्रीजिंग कैपेसिटी है उसके कारण लो पर यूनिट कॉस्ट पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। फ्लेक्सिबल कैपेसिटी में हम देखेंगे कि हमें अपनी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो फ्लेक्सिबल रखनी है, मतलब हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं बेसिकली अराइज होते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट एनालिसिस। इसमें है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, फ्री में तो बढ़ नहीं जाएगी, ठीक है। अगर हमें प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है फ्री में तो हमारी बढ़ेगी नहीं, हमें मशीन्स चाहिए, ठीक है, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो कितनी कैपिटल की कॉस्ट होगी अगर हम सारी चीज़ों को अपग्रेड करेंगे, ठीक है, जिसमें इक्विपमेंट, फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजी आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसमें हम ऑनगोइंग जो कॉस्ट है जिसमें हम क्या करेंगे, जैसे लेबर को मेंटेन करने के लिए, एनर्जी को मेंटेन करने के लिए कितनी कॉस्ट हमारी रहेगी। नेक्स्ट है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सबसे, कोई भी बिजनेस कर रहे हो सबसे पहले ये यूज़ होता है, जिसमें हम ये देखेंगे मान लो मैंने कॉस्ट लगाई थी अपने बिजनेस पे 1 लाख की, और क्या मुझे 1 लाख से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, अगर हो रहा है तभी मैं आगे काम करूँगी। अगर मान लो मैंने 1 लाख लगाया था, 1 लाख का मेरा 1.5 लाख बन रहा है तो मेरा मेरे फ़ायदेमंद है। अगर मान लो मैंने 1 लाख लगाया था बट मुझे जो रिटर्न है सिर्फ 80,000 ही आ रहा है, 20,000 का तो मुझे डेफिसिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो उस केस में सबसे पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूँगी। अगर कॉस्ट मेरी कम होगी एज़ कम्पेयर टू बेनिफिट तो वो चीज़ हम करेंगे। नेक्स्ट है रिस्क असेसमेंट। अब सब कुछ मैंने देख लिया, रिस्क भी असेसमेंट करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पोटेंशियल रिस्क हो सकता है कैपेसिटी प्लानिंग के रिगार्डिंग। जैसे इकोनॉमिक में डाउनफॉल हो गया, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स हो गई, टेक्नोलॉजी में कोई ऑब्सोलीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्टीजेंसी प्लान। कॉन्टीजेंसी प्लान में हम देखेंगे कि अगर मान लो डिमांड वगैरह कम होगी तो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ से बाहर निकलेगी, मतलब किस चीज़ से, अगर डिमांड एकदम कम हो गई तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूशन। पहले है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें हम एक्चुअल जो एक्सपेंशन है, कैपेसिटी है, या फिर कैपेसिटी में अगर हमें एडजस्टमेंट की नीड है उसमें हम सारा शेड्यूल बनाएंगे, रिसोर्स एलोकेट करेंगे एंड प्रोसेस को ट्रैक करेंगे। नेक्स्ट है वेंडर एंड सप्लाई कोऑर्डिनेशन। इसमें हम क्या करेंगे, जो रिलेशनशिप्स है
सप्लायर के साथ हम बना के रखेंगे ताकि जो मटेरियल है या सर्विसेज हमें ईजिली मिल पाएँ, जिससे हम कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें। नेक्स्ट है स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मान लो कि ऐसी मशीन हमने लेनी है जिसमें ईजिली हम प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, जल्दी बना सकते हैं और अच्छी क्वालिटी के लिए बना सकते हैं। अब जो हमारा पहले वर्कफोर्स काम कर रहा था उनको तो पुरानी मशीन ऑपरेट करनी आती थी, तो उनको हमें स्टाफ को ट्रेनिंग एंड जो डेवलपमेंट है वो भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, अगर मान लो हमने कैपेसिटी इंक्रीज़ कर दी है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी चेंजेस वगैरह हैं डिमांड की एक्सपेक्टेशन को देखेंगे एंड फीडबैक वगैरह हम गैदर करेंगे, ठीक है, जो भी हमने सेल्स वगैरह की है, एंड अपनी परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, रेगुलर इंटरवल पे मेजर करते रहेंगे, जिससे अगर कोई भी डाउनफॉल वगैरह आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्क कर पाएँ। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट डिज़ाइन बेसिकली क्या है, एक कॉम्प्रीहेंसिव एंड मल्टी फेस्ड प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, एक प्रोडक्ट को क्रिएट करते हो एंड डेवलप करते हो, जिसमें आप इनपुट्स को आउटपुट पे कन्वर्ट करते हो। जो गोल होता है प्रोडक्ट डिज़ाइन का वो यही होता है जिससे आप क्या कर सको, एक तो प्रोडक्ट को अच्छा दिखा सको, साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव बना सको और कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उसे मैन्युफैक्चर कर सको। पहला है फंक्शनैलिटी, जो पहला है पर्पस एंड यूज़। जो प्राइमरी फंक्शन होता है प्रोडक्ट का वो क्या होता है कि कस्टमर की नीड को वो या कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर सके। तो डिज़ाइन इस तरीके से होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो है वो क्या कर सके, इफेक्टिवली एंड रिलायबली परफॉर्म कर सके मार्केट में। नेक्स्ट है यूजेबिलिटी। डिज़ाइन इस तरीके का होना चाहिए जिससे क्या हो, जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर ईजीली उसे यूज़ कर पाए। नेक्स्ट है एस्थेटिक। इसका बेसिकली क्या मतलब है, विजुअल अपील। जो प्रोडक्ट इस तरीके से होना चाहिए ना ताकि कस्टमर उसके साथ मतलब उसको देख के अट्रैक्ट हो, या पैकिंग ऐसी होनी चाहिए, कलर स्कीम शेप या टेक्सचर ऐसा होना चाहिए जिससे वो कस्टमर एकदम अट्रैक्ट हो और उसको दिल करे कि हाँ मुझे बाय करना है। नेक्स्ट है ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी। अब जो डिज़ाइन है वो अकॉर्डिंग टू ब्रांड इमेज ही हमें करना चाहिए, ठीक है, जिससे हम टारगेट मार्केट को क्या कर सकते हैं, मतलब जो भी हमने मान लो अगर गर्ल्स का कोई वेयर बना रहे हैं तो उस तरीके से हमने डिज़ाइन करना ताकि गर्ल्स को वो अच्छा भी लगे। नेक्स्ट है एर्गोनॉमिक्स, यूज़र कंफर्ट। एर्गोनॉमिक्स का बेसिकली क्या मतलब है, हाउ वेल द प्रोडक्ट फिट्स द यूज़र इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट एंड ईज ऑफ यूज़। मतलब मान लो मैं कार बना रही हूँ तो कार में मैं इस तरीके के फीचर्स उसमें ऐड करूँगी, इस तरीके के उसका डिज़ाइन बनाऊंगी ना ताकि जो कस्टमर है उसे यूज़ करे, एक तो उसे अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे और उसे कंफर्ट भी पूरा मिले। जैसे कार की सीट्स है वो इस तरीके से मैं बनाऊंगी ताकि एकदम कंफर्टेबल हो, ठीक है, उसमें फंक्शंस हो गए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस मैं इस तरीके से कार में लगाऊंगी ताकि देखने में भी वो बेटर रहे एंड कस्टमर को वो कंफर्ट भी प्रोवाइड करे, ठीक है, जिसमें मैं वाइड रेंज ऑफ जो डिज़ाइन है वो भी प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है मटेरियल सिलेक्शन। पहले सुटेबिलिटी। अगर मुझे डिज़ाइन बनाना है प्रोडक्ट का तो उसके लिए मुझे राइट टाइप ऑफ मटेरियल भी चूज़ करना पड़ेगा जिससे प्रोडक्ट जो है एकदम ड्यूरेबल रहे एंड सेफ्टी बनी रहे। नेक्स्ट है कॉस्ट। तो चॉइस है मटेरियल की वो बैलेंस्ड होनी चाहिए जिससे प्रोडक्ट का कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो एकदम ईजिली हम मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी। इसमें बेसिकली क्या है, जो मोर कंपनीज हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल पे फोकस करती हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, एक तो हमें जो वो चीज़ें मिल रही हैं वो तो बहुत सस्ते से मिल जाएंगी और कस्टमर को ये भी होगा कि हाँ ये कंपनी अगर प्रोडक्ट अच्छा बना रही है तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम भी कर रही है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग। पहला है प्रोडक्शन प्रोसेस। डिज़ाइन जो है हम इजीली ले सकते हैं, ठीक है, जो हमने बनाना है जिसमें मेथड्स जैसे इंजेक्शन मॉडलिंग, 3D प्रिंटिंग जैसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है टॉलरेंस एंड प्रोजेक्शन। जो डिज़ाइन है हम वो मेड कर रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली आपका जो भी आपके पास प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी ना उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब मान लो हमने डिज़ाइन ऐसा बना लिया, आपके पास जो टेक्नोलॉजी है ना उसके साथ आप वो जो डिज़ाइन है वो बना नहीं सकते हो। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। जो डिज़ाइन है वो इस तरीके का होना चाहिए जिससे जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है ना वो भी कम जाए। नेक्स्ट है सेफ्टी एंड कंप्लायंस। स्टैंडर्ड मतलब जो भी हम मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं एज पर द जो स्टैंडर्ड है, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है ना उसके अंदर ही होने चाहिए, ठीक है, जैसे ISO हो गया, उसके अंदर ही, इस स्टैंडर्ड के अंदर ही हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट है यूज़र प्रोटेक्शन। जो प्रोडक्ट है उनका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिससे यूज़र को जो रिस्क है ना वो मिनिमम हो। जैसे मान लो अगर कोई भी कार है, ठीक है, उसमें एयर बैग्स वगैरह अच्छी तरीके से हों ताकि कस्टमर की लाइफ को खतरा कम हो, ठीक है, उनको रिस्क कम हो। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी। पहला है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। जो डिज़ाइन है हम उसको जो कंसीडर कर रहे हैं ना वो प्रोडक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट पे, ठीक है, क्या वो सोर्स होगा मटेरियल का, क्या किस तरीके से मैन्युफैक्चर करेंगे, मतलब जो हम उनकी पैकिंग कर रहे हैं क्या वो इजीली डिस्पोजेबल होंगे या नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें। एनर्जी एफिशिएंसी, कैस काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट हैं पर्टिकुलरली जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गए जो एनर्जी एफिशिएंसी उनमें होती है। जैसे अब BLDC फैंस आए हैं, ठीक है, उसमें क्या है आपके जो कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी है वो सेव होती है, ठीक है, तो वो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गए एंड कस्टमर के लिए भी कंफर्ट हो गया कि उनको बिल वगैरह कम देना पड़ेगा।
नेक्स्ट है कॉस्ट कंसिडरेशन, इसमें हम देखेंगे अफोर्डेबिलिटी, जो डिज़ाइन है वो इस तरीके का होना चाहिए, इस क्वालिटी का होना चाहिए। एक तो हम टारगेट मार्केट जिसके लिए बना रहे हैं, ठीक है, उसके लिए होना चाहिए, और ये जो है बेसिकली अफोर्डेबल होना चाहिए, मतलब इतनी भी हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए इससे, मतलब कॉस्ट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट है वैल्यू इंजीनियरिंग, जब हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स को एंड उसके डिज़ाइन को सबसे पहले एनालाइज करेंगे, ताकि हम कॉस्ट को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कम किए। उसके बाद है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, पहला है इनकॉर्पोरेटिंग न्यू टेक्नोलॉजी, जो प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रोसेस है इसमें आप क्या करोगे, न्यू टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करोगे, जैसे कि स्मार्ट होम डिवाइसेस हो गए, ठीक है, जिसमें आप जैसे सेंसर लाइट्स हो गई हैं, इस तरीके की चीज़ों का अगर आप बना रहे हो तो उसमें आप न्यू इनोवेशंस ला सकते हो। नेक्स्ट है R&D इन्वेस्टमेंट, न्यू फीचर या न्यू टेक्नोलॉजी को या न्यू प्रोडक्ट को बनाते समय आपको R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तभी आप एक एडवांस प्रोडक्ट या उसका डिज़ाइन अच्छा बनवा सकते हो। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी एंड लाइफ साइकिल एनालिसिस, लाइफ साइकिल थिंकिंग में बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट का डिज़ाइन जो है बेसिकली आप प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है उसके अकॉर्डिंग ही बनाओगे, जिसमें आप रॉ मटेरियल जो है वो सारा देखोगे, ठीक है, किस तरीके से यूज़ होगा, क्या इस पर डिस्पोजल होगा, ये सारी चीज़ें आप देखोगे, ठीक है। इको डिज़ाइन में क्या है कि आप इको फ्रेंडली मटेरियल बनाओगे, जिससे क्या होगा वो इजीली रिसाइकल हो सकता है या नहीं हो सकता है। एक तो कस्टमर आपकी जो प्रोडक्ट है उसको लाइक करेगा, और ये इन्वायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली रहेगा, और कंपनी की जो इमेज है, रेपुटेशन है, वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर की फीडबैक, आपको कस्टमर की जो फीडबैक है वो भी लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी एंड लीगल एस्पेक्ट्स, पहला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से होना चाहिए, मतलब वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, आपका कोई पेटेंट होना चाहिए, कोई ट्रेडमार्क या कॉपीराइट होनी चाहिए। नेक्स्ट है लाइबिलिटी, अगर मान लो आपने किसी का डिज़ाइन चुरा लिया, ठीक है, किसी मान लो किसी कंपनी का डिज़ाइन इस तरीके का था, आपने बिल्कुल एज इट इज़ बना लिया, तो उस पर भी आपकी लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है। बेसिकली उस पर भी आपकी क्या हो सकती है, बेसिकली आपके कोई केस हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है मार्केट कंसिडरेशन, टारगेट ऑडियंस, सबसे पहले आपको कस्टमर के प्रेफरेंस, बिहेवियर एंड नीड्स को समझना है, जो भी टारगेट मार्केट के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना जो प्रोडक्ट है वो बनाना है, उसका स्टाइल प्राइस उसी तरीके से रखोगे। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर को देखोगे वो प्रोडक्ट का क्या प्राइस रख रहा है, किस तरीके का उसका डिज़ाइन है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो है बना सकते हो। नेक्स्ट है टाइम टू मार्केट, स्पीड डेवलपमेंट में क्या है कि बेसिकली जो आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो ना, जो डिज़ाइन प्रोसेस है वो कई बार लेंथी होता है, तो कई बार क्या होता है, हमें जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है वो ना प्रोडक्ट का डिज़ाइन टाइम रहते ही बनाना है। ये नहीं है कि हम अगर अभी सोच रहे हैं और कॉम्पिटिटर ने वो चीज़ उतार भी दी और सभी उनका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, जिसके हम मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग, तो इसका क्वेश्चन आपको पीपीसी करके भी आ जाता, तो ध्यान रखना। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का क्या मतलब है, जिसमें आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, डायरेक्ट करोगे एंड कंट्रोल करोगे जो भी प्रोडक्शन में आपकी वेरियस एक्टिविटीज़ है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन में चल रही हैं, जिससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन जो है एफिशिएंटली टाइम के अंदर और बजट के अंदर सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो प्राइमरी गोल है ना पीपीसी का, ये क्या है, जिससे आप प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रोल कर सको, जिसमें मटीरियल, लेबर, इक्विपमेंट का सारा एकदम टाइम से आप सारी चीज़ें कर सको, और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी एकदम मेंटेन कर सको, जिससे आप मिनिमम कॉस्ट पे कर सको। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पहला है एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, सारी हम प्लानिंग इस तरीके से करोगे ताकि आप क्या कर सको, इंश्योर कर सको कि जिससे आप रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सको, जिसमें आपकी मशीनरी मटेरियल्स भी आते हैं। नेक्स्ट है ऑन टाइम प्रोडक्शन, प्लान के अकॉर्डिंग और शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को खत्म करना है एंड डिलीवरी जो टाइम डेडलाइन है उसको भी मीट करना है। नेक्स्ट है कॉस्ट मिनिमाइजेशन, अब इसका मेन पीपीसी का मेन फोकस क्या है कि हमने कॉस्ट को रिड्यूस करना है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करना है, कम करना है। नेक्स्ट है क्वालिटी, आपको एकदम मेंटेन करके रखनी है, जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें करनी है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसमें बेसिकली क्या है, आपने शॉर्टेज एंड एक्सेसिव इन्वेंट्री को क्या करना है, बेसिकली एलिमिनेट करना है। इसमें आपने इस तरीके की इन्वेंट्री मैनेजमेंट रखना है जो नीड भी है और ज़्यादा वेस्ट भी ना हो, क्योंकि इससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, जो प्रोडक्शन शेड्यूल है आपके एकदम एडजस्टेड होने चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि अगर मान लो कोई भी फ्यूचर में ऐसे अनसर्टिनिटी आती है तो आप अपने प्लान वगैरह चेंज इजीली कर सको। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट, अब जो प्रोडक्शन प्रोसेस है इसमें इंप्रूवमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहना है, जिससे एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ पीपीसी, पहला है रूटिंग, इसमें बेसिकली क्या है, रूटिंग का बेसिकली क्या मतलब है, इसमें आप इफेक्टिव पाथ या सीक्वेंस देखोगे, सबसे पहले कौन सा रॉ मटेरियल आप यूज़ करोगे जिससे आप अपना प्रोडक्ट बनाओगे। जैसे कार का एग्जांपल फिर से ले लो कि कार में आप सबसे पहले क्या करोगे, कौन कौन सी चीज़ें लगाओगे, जो आपकी कह सकते हो बहुत ज़्यादा जैसे ग्लास है वो आप एंड में लगाओगे, ठीक है, जो मिरर्स वगैरह है जिससे, क्योंकि उसका टूटने का खतरा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सारी रूटिंग करोगे कौन सा काम सबसे पहले होगा।
इसका पर्पस क्या है कि आप मटेरियल को एंड कंपोनेंट्स को देख सको कि राइट मशीन जो है वर्क स्टेशन पे टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में सारी चीज़ें हों। ठीक है, जैसे देखो मैंने कार का ही एग्जांपल दिया था जिसमें आप सारी सीक्वेंस बनाओगे कि पेंट कब होगा एंड फाइनल इंस्पेक्शन कब होगा। उसके बाद शेड्यूलिंग कर दोगे कि एग्जैक्ट टाइम कि सुबह 8 से 9 बजे तक ये काम होगा, 10 से 11 बजे तक पेंट जॉब होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें शेड्यूलिंग में बेसिकली क्या करोगे, इसके भी कुछ टाइप्स है। पहले मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, इसमें आप डिटेल प्लान बनाओगे प्रोडक्शन का, जिसमें फिनिश गुड्स ओवर द पीरियड आप देखोगे फिनिश गुड कब तक बनने चाहिए। डिटेल शेड्यूलिंग में आप एक टास्क का सारा बता दोगे कि पेंट जॉब 1 घंटे के अंदर होना चाहिए, 2 घंटे के अंदर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग का क्या मतलब है कि आपने मान लो एक शेड्यूल हमारा खत्म हो गया, ठीक है, मान लो मैंने पेंट जॉब हो गया, उसके बाद उसको हम डिस्पैच करेंगे नेक्स्ट शॉप फ्लोर पे, जहाँ पे जो भी उसका नेक्स्ट टास्क है ना प्रोडक्शन शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो इजीली हो पाए। नेक्स्ट है एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग का बेसिकली क्या मतलब है, इसमें क्या आ जाएगा, जो भी आप प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हो, जो भी आप चीज़ें कर रहे हो उसको आप मॉनिटर करोगे। अगर अच्छे तरीके से नहीं हो रही है, कोई भी डेविएशंस आ रही हैं तो करेक्टिव स्टेप लोगे। ठीक है, इससे आपका जो प्रोडक्शन का शेड्यूल है वो इजीली बना रहेगा और जो भी डिले वगैरह हो रहा है उसको आप क्विकली प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में आप देखोगे कि कितने आपको रॉ मटेरियल चाहिए, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स कितने बने हैं, जिससे आप शॉर्टेज एंड ओवर स्टॉकिंग को अवॉइड कर सको, जिससे बैलेंस बना रहे इन्वेंट्री में, जिससे आप प्रोडक्शन शेड्यूल इजीली कर पाओ। इसमें टेक्निक्स आती हैं जस्ट इन टाइम। ठीक है, ये मैंने आपको करवा रखी है पिछली वीडियो में, आप वो ज़रूर से देख लेना। नेक्स्ट है कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग जो है बेसिकली इसमें आपका आ जाता है कि कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए, जिससे आप फ्यूचर की जो डिमांड है उसको आप मीट कर सको। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या है, जिससे आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है ना मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग आप काम कर पाओ। नेक्स्ट है वर्क स्टडी एंड मेथड स्टडी। वर्क स्टडी एंड मेथड स्टडी में क्या आता है, वर्क स्टडी में आपका एनालाइज आता है, जिसमें वर्क मेथड जो है उसको एनालाइज करो, प्रोसेस को एनालाइज करो, ताकि जिसमें आप अपने वर्क जो भी आपके अंदर हो रहा है प्रोडक्शन के अंदर वो इजीली आप उसे एफिशिएंटली एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट कर पाओ। नेक्स्ट है लोडिंग लेवल्स। लोडिंग लेवल्स का क्या मतलब है, प्रोडक्शन वर्कलोड को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अक्रॉस अवेलेबल रिसोर्सेज, जिससे जो है एक ही वर्क स्टेशन में इतना ओवरलोड ना हो, मतलब आप काम को बांट दोगे, एक ही पर्सन पे सारा बर्डन नहीं रखोगे। नेक्स्ट है स्टिमुलेशन एंड फोरकास्टिंग। स्टिमुलेशन में आप क्या करोगे, इसमें आप डिफरेंट मॉडल्स यूज़ करोगे प्रोडक्शन प्रोसेस में, जिससे आप प्रिडिक्ट कर पाओ कि डिफरेंट आउटकम्स में, डिफरेंट कंडीशन में आपका प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, फोरकास्टिंग में आपका आ जाएगा किस तरीके से आप फ्यूचर की डिमांड को क्या करोगे, प्रिडिक्ट करोगे हिस्टोरिकल डाटा पे बेस्ड पे। इसका मेन मकसद क्या है, जिससे आप क्या कर सको, प्रोडक्शन प्लान को जो चैलेंजेस हैं या ऑप्टिमाइज कर सको अपने प्रोडक्शन को प्लान के एडवांस में। ठीक है, तो ये थे आपकी यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए। ठीक है, आपका एग्जाम भी आने वाला तो मैं फटाफट से कोशिश करूँगी जितनी जल्दी हो सके यूनिट 2 में अपलोड करूँगी। उसके लिए कमेंट करके कह दो कि मैम चाहिए, एंड इस वीडियो की लाइकिंग 150 प्लस कर दो। आज की इस वीडियो में इतना ही, अच्छे से बड़ो, अपना प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करो। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।